यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कैपिटल गेन, अब अपन चालू करने वाले हैं आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है। जो इनकम सैलरी, हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन में नहीं आती, वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन 56, और 56 सब सेक्शन 2 ये बोलती है कि भैया ये वाली इनकम है जो नॉर्मली यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी। कौन कौन सी इनकम यहां अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है? सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। उसके बाद तुम्हारा जो विनिंग का इनकम है फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, कार्ड गेम, पजल्स, गेम शो एज वेल एज द हॉर्स रेसेस, वो विनिंग का इनकम तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट है वो आपको पीजीबीपी के साथ में समझेगा। यहां पे नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई सिक्योरिटी एज अ इन्वेस्टमेंट है और उस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट वो सिक्योरिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद अगर आपने कोई भी प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर है, वो आपने किसी को भाड़े पे दिया और उसका जो रेंट मिलता है वो आईएफओएस में जाएगा, अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेंट पे देने का बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है और वो अगर पीजीबीपी या सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता तो उस पर्टिकुलर केस में ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर्ड होती है और कंपलसरी एक्वायर्ड होने के बाद जो कंपनसेशन मिलता है वो तो कैपिटल गेन में जाता है, बट अगर लेट कंपनसेशन मिला और उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके साथ साथ में जो गिफ्ट मिलता है वो गिफ्ट तुम्हारे लिए आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। उसके बाद मैंने यहां अदर टैक्सेबल इनकम और दे रखी है कि आईएफओएस में कौन कौन सी इनकम आएगी। तो जैसे आपको कोई भी फैमिली पेंशन का पैसा मिलता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट होता है, या फिर सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी आप सबलेट करते हो। देखो, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो और आपने हाउस प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट कर दिया और उसका जो रेंट आता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बट सपोज यू आर नॉट अ ओनर, यू आर जस्ट सबलेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी, तो वॉट एवर रेंट यू रिसीव दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रॉयल्टी का इनकम है वो यहां टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चर का इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम होता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर सिटिंग फीस, अगर वो सैलरी हेड में नहीं जाता, डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं उसके लिए जो फीस मिलता है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उसके बाद एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो भी सैलरी मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज दे आर नॉट ए एम्प्लॉय, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, सो इट हैज टू बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद यहां पे सबसे जो मेन पार्ट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो गिफ्ट का पैसा आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। कैसे होता है, क्या होता है? उसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, तो वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इवन इट इज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, अगर भले वो मैरिज पे मिला है देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसका खर्चा क्लेम करेगा, तो एम्प्लॉय के हाथ में वो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। दूसरी चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट है, बेनिफिट है, परक्यूजिट है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन मिला है, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ड्यू टू सेक्शन 28 की वजह से दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाता है। तो डेटर से कोई गिफ्ट मिला, क्रेडिटर से कोई गिफ्ट मिला, या फिर आपके वेंडर से वगैरह कोई भी गिफ्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब अगर कोई गिफ्ट वो दो ऊपर वाले हेड में नहीं जाता तो वो आईएफओएस में जा सकता है, बट आईएफओएस में कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो आप समझने की कोशिश करना। यहां पे एक सेक्शन होती है 56 टू 10 करके, और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, एग्जाम में एमसीक्यू एटलीस्ट आने का चांस इससे रहता है। तो सबसे पहले कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, तो वहां पे 56 टू 10 लगेगा। उससे पहले क्यों नहीं लगता था सर? उससे पहले एक सेक्शन हुआ करती थी 56 टू 7, और 56 टू 7 वाज एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल एचयूएफ, बट 56 टू 10 इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, मींस किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपीबीवाई, किसी को भी अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 अगर कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलता है तो यहां पे क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो
अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 56(2)(10) है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगी और जो भी आपको मिलेगा दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड और आई कैन से दैट इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट क्वेश्चन इज दैट कि सर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी का मतलब क्या होता है? तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी एम फॉर मैरिज ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिलता है, आर फॉर अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, आई फॉर अगर आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, डी फॉर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिलता है मींस डेथ के अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे है और अगर उसने क्या किया कि किसी को गिफ्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। उसके बाद एच का मतलब अगर आपको किसी हॉस्पिटल से मिलता है, यू का मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है, टी का मतलब आपको किसी ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करके, ठीक है। और यहां पे एल ए का मतलब होता है आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है, तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। आईटीसी क्या होता है अभी थोड़ी देर में अपन चेक कर लेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई भी असेट है वो गिफ्ट में मिलती है और अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो, एम मतलब मैरिज, आर मींस रिलेटिव, आई मींस इनहेरिटेंस, यहां पे डी मींस इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, एच मींस फ्रॉम हॉस्पिटल, यू मींस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, टी मींस बाय और फ्रॉम ट्रस्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, एंड यहां पे एलए का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी और आईटीसी वी विल डिस्कस लेटर। अगर आप इसमें आते हैं तो 56(2)(10) नहीं लगेगा, बट अदरवाइज आपको 56(2)(10) लग जाएगा। लेकिन अदरवाइज में अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते तो वहां पे 56(2)(10) लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले अगर मान लो आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, मनी का मतलब होता है मनी गिफ्ट में मिलता है, मनी का मतलब कैश बैंक चेक, वो आपको गिफ्ट में मिलता है। और अगर आपको एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे 20,000 20,000 20,000 20,000 आई रिसीव 20,000 फ्रॉम द 4 पीपल हियर, इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन 50,000 बट एग्रीगेट इट इज 80,000, इट इज मोर देन 50,000, इज इट इज फुल्ली टैक्सेबल? आंसर इज यस, हियर टोटल 80,000 इज टैक्सेबल, नॉट ओनली 30,000, हियर टोटल 80,000 इज टैक्सेबल। तो देखो अगर आपको मनी गिफ्ट में मिलता है, एग्रीगेट मनी 50,000 से ज्यादा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको कोई मूवेबल असेट गिफ्ट में मिलती है, बट गाइस यहां मूवेबल असेट में कौन कौन सी असेट कवर होगी पता है? यहां मूवेबल असेट में ओनली 10 असेट्स है वो कवर होगी। कौन कौन सी 10 असेट्स समझने की कोशिश करना। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट दैट इज वीडीए, क्रिप्टो करेंसी। ओनली ये 10 असेट है वो कवर होगी। कौन कौन सी? वापस बोल रहा हूं, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, ये असेट कवर होती है। और अगर मान लो ये असेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, विदाउट कंसिडरेशन मिलती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जैसे मान लो मुझे 30,000 का किसी से शेयर मिला, 30,000 का मुझे ज्वेलरी मिला, 30,000 का मुझे क्रिप्टो करेंसी मिला, टोटल इट इज 90,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन माय हैंड। बट अगर मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, आप क्या करते हो, कहीं से परचेस कर रहे हो बट आप लो कंसिडरेशन पे परचेस कर रहे हो, आप ये 10 असेट क्या कर रहे हो, लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन है, अगर उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीसरा, अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और वहां पे पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो, तो पर प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन 50,000 एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हाथ में डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, ये जो चार्ट है इसको मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 56(2)(10) लगेगा अगर कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन रिसीव्ड। और देखो क्या मिलता है, सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन लगेगी ही नहीं, बट अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते हो अदरवाइज में, तो क्या, देखो 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज अ मनी, अगर आपको मनी मिला एंड एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
दूसरा, अगर आपको मूवेबल असेट मिलती है, बट मूवेबल असेट कवर्ड ओनली 10 असेट, कौन कौन सी? शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, ये सिर्फ 10 असेट मिलती है। अगर आपको फ्री में मिला एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलता है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन 50,000, डिफरेंस इज टैक्सेबल। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पर प्रॉपर्टी एसडीवी इज मोर देन 50,000, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो यहां पे per property SDV minus consideration difference is more than 50,000 and second condition is that SDV is more than 110% of consideration। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मनी के केस में यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज द एग्रीगेट, या मूवेबल असेट के केस में भी मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज द एग्रीगेट, बट आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में देखेंगे तो यहां पे पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मनी में अगर मान लो आपको मनी 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 मिलता है तो उसको एग्रीगेट करना है और 50,000 चेक करना है। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री 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 को एग्रीगेट करेंगे करके, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी लो लो को एग्रीगेट करेंगे, बट बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मान लो पर प्रॉपर्टी एक 40,000 एसडीवी का प्लॉट मिल गया और 40,000 एसडीवी का मुझे घर मिल गया फ्री में गिफ्ट में, क्या मुझे यहां पे टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, बिकॉज पर प्रॉपर्टी एसडीवी इज नॉट मोर देन 50,000। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। यहां पे एम का मतलब होता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, आर का मतलब फ्रॉम द रिलेटिव, बट क्वेश्चन ये आता है सर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, तो देखो रिलेटिव की डेफिनेशन सिर्फ दो लोगों के लिए दे रखी है, एक तो इंडिविजुअल के लिए और एक एचयूएफ के लिए। सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल है वो एसएससी है वो रिलेटिव है, तो उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा? तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल का ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर के स्पाउस एंड सिस्टर के स्पाउस, मतलब ब्रदर की स्पाउस कौन होती है? भैया भाभी और दीदी और जीजू। उसके बाद में उस इंडिविजुअल के स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। उसके बाद इस स्पाउस का ब्रदर और ब्रदर के स्पाउस, स्पाउस का ब्रदर मतलब साला करके, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो साला और साले की वाइफ करके, और दूसरा स्पाउस की सिस्टर और उसके स्पाउस मतलब आपकी साली और साड़ू भाई, वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल के मदर फादर है वो रिलेटिव है, बट मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस भी रिलेटिव है। अगर आप यहां पे मदर को देखोगे तो मदर का ब्रदर मतलब मामा और मामी, और मदर की सिस्टर मतलब आपकी मौसी और मौसाजी। अगर आप फादर से देखोगे तो फादर का ब्रदर अंकल और आंटी, और फादर की सिस्टर मतलब बुआ एंड फूफा जी। उसके बाद उस इंडिविजुअल के लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस मतलब दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी परदादा परदादी परनाना परनानी, अगर वो जिंदा है तो वो भी आपके रिलेटिव है। उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर में आपके सास ससुर हो गए करके, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल के स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस है वो भी रिलेटिव हो जाएंगे। उसके बाद उस इंडिविजुअल और उसके स्पाउस के खुद के जो लीनियल डिसेंडेंट है और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव होंगे। लीनियल डिसेंडेंट मींस मतलब मेरी बात करूं तो मेरा बेटा करके, ठीक है। मेरे बेटे की बीवी मतलब बहू, वो मेरे रिलेटिव है। मेरी बेटी और मेरी बेटी के हस्बैंड है वो रिलेटिव है, उनके बच्चे होंगे वो भी रिलेटिव है, दैट इज कॉल्ड लीनियल डिसेंडेंट। अब एक चीज समझना, यहां पे एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ है वो रिलेटिव माना जाएगा, मींस एचयूएफ के लिए जो भी मेंबर रहेगा दैट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ रिलेटिव। अब एक और चीज समझना यहां पे कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई पर्सन रिलेटिव है तो आप भी उसके लिए रिलेटिव हो? आंसर इज नो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है, बट अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं। मीन्स आई रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम द अंकल, अगर मुझे अंकल से कुछ भी मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है, बट अंकल को मेरे से कुछ मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। क्योंकि एक बात बताइए, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे फादर के ब्रदर मीन्स अंकल है वो मेरे रिलेटिव है, बट अगर आप अंकल को यहां एसएससी बनाते हो तो अंकल के लिए मेरे फादर तो रिलेटिव है, बट फादर के बच्चे जो है वो मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूं। तो फॉर मी माई अंकल इज रिलेटिव, बट फॉर अंकल आई एम नॉट अ रिलेटिव। सो एनीथिंग आई रिसीव्ड फ्रॉम द अंकल दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड, बट अंकल रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम मी दैट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी exempted, it is a taxable। उसके बाद में एक बात समझिए, मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं मैरिज पे मिला, उसके बाद रिलेटिव में मिला, इनहेरिटेंस कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ हॉस्पिटल से मिलता है, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, यूनिवर्सिटी से आपको कोई मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, फ्रॉम या बाय किसी ट्रस्ट जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं 12AA वाले या 12AB वाले, उनसे अगर आपको मिलता है या उनको कोई मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। एज वेल एज अगर आपको कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट वगैरह मिलता है दैट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई प्राइवेट ट्रस्ट बनाया,
कोई इंडिविजुअल है वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है और वो प्राइवेट ट्रस्ट है वो उसके इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट को जो मिलेगा दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। आई कैन टेक एग्जांपल, मुकेश अंबानी ने क्या किया, अगर नीता अंबानी को कोई गिफ्ट किया तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगेगा, बट मुकेश अंबानी ने एक ट्रस्ट बनाया जो कि नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए है, तो ट्रस्ट को कोई भी गिफ्ट देंगे मुकेश अंबानी दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। उसके बाद में आई वाला हो गया करके इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल। उसके बाद टी का मतलब होता है, देखिए यहां ऊपर क्या बोला हुआ है, अगर आपको फ्रॉम हॉस्पिटल मिला, फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिला करके, ठीक है, बट अगर मान लो बाय हॉस्पिटल मिला, बाय यूनिवर्सिटी मिला तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 1023C में जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है देन ऑल्सो इट इज नॉट टैक्सेबल। उसके बाद सी आता है आईटीसी में, सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। यू नो दैट कैपिटल गेन में कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते, उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर कोई एसेट मिलती है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। कहां पे, सबसे पहला जो क्लॉज है दैट इज द क्लॉज नंबर 1, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और एचयूएफ के पार्टीशन पे अगर मेंबर को कोई भी एसेट मिलती है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 4 एंड 5 होता है अगर 100% होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, सब्सिडरी कंपनी है वो 100% होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, तो उस पर्टिकुलर केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। और उसके बाद के जितने भी क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 6 से लेके और तुम्हारा 7AF, इसका मतलब होता है अमलगमेशन डीमर्जर। तो अमलगमेशन डीमर्जर में जैसे पुरानी कंपनी के असेट नई कंपनी को ट्रांसफर होते हैं या पुराने शेयर होल्डर को नई कंपनी का शेयर मिलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, 56(2)(10) कुछ और केसेस ऐसे हैं जो सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है कि वहां पे 56(2)(10) में आपको टैक्स नहीं लगेगा। कौन कौन सा? सबसे पहला कि अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट है, और दिल्ली के रेजिडेंट कहां पे है पता है? दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, आपको याद रहेगा तो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी ने एज वेल एज केजरीवाल के बीच में एक जंग थी, बोला कौन कौन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को हम ऑथोराइज कर देंगे। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का मतलब होता है ऐसी कॉलोनी जिसका कोई भी प्लान अप्रूव करा के उसको नहीं बनाया, बिल्डर ने ऐसी कॉलोनी बना दी जिसका कोई भी प्लान अप्रूव नहीं कराया, दैट इज कॉल्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। लेकिन वहां पे लोग 20-20 साल से रह रहे हैं, तो वहां पे जो फ्लैट है वो तो इलीगल फ्लैट है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको लीगलाइज कर देंगे, हम इसको ऑथोराइज कर देंगे। तो फ्लैट को जब ऑथोराइज करेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट अलॉट करेंगे कि भैया ये तुम्हारा अब ऑथोराइज्ड फ्लैट हो गया। तो जैसे ही अब आपका, पहले तो वो फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं था, मतलब वो ऑथोराइज था ही नहीं, अब वो ऑथोराइज हो गया, तो आपको जो ऑथोराइज फ्लैट मिला, क्वेश्चन ये आता है क्या यहां पे 56(2)(10) लगेगा? आंसर इज नो, यहां पे 56(2)(10) है वो आपको नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसपे सेक्शन 241 242 लग जाती है कंपनीज एक्ट की, इसमें क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो करप्ट हो जाता है और उसका जो मैनेजमेंट है वो फिर क्या करती है, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो एनसीएलटी को ट्रांसफर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है और एनसीएलटी फिर क्या करती है, वहां पे एक रिजोल्यूशन प्लान लाती है और रिजोल्यूशन प्लान लाके और उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं, रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो जब रिवाइव करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी के या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी के आपको अगर कोई शेयर मिल जाते हैं, अनकोटेड शेयर मिल जाते हैं आपको, तो वहां पे आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा, भले वो एफएमवी से कम पे आपको मिले करके, ठीक है। जैसे रुचि सोया के केस में हुआ था, रुचि सोया के शेयर है वो पतंजलि को मिले, बहुत ही कम रेट में मिले, तो वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, आपको पता है 2020 में यस बैंक का लफड़ा हो गया था और यस बैंक जो है वो यस बैंक में बड़े फ्रॉड वगैरह पकड़े गए थे। राणा कपूर है वो, राणा कपूर आई डोंट नो कहां जेल में है आई थिंक। तो उसमें यस बैंक है, उसने उसको रिवाइवल के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक प्लान बनाया था, दैट इज यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020। अब एक चीज समझना, इस रिवाइवल प्लान में क्या किया था कि जो भी पर्सन है वो अगर यस बैंक के शेयर खरीदना चाहता है तो आपको पता है 12 रुपीज में शेयर इशू किया था। दैट टाइम मार्केट में जो शेयर ट्रेड कर रहा था वो अप्रोक्स 24 रुपीज पे कर रहा था और लोगों को सिर्फ 12 रुपए में शेयर दिया गया। जैसे जो अपनी एसबीआई है या आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था और इन्होंने 12 रुपीज पे इन्वेस्ट किया था, तो ये तो मार्केट वैल्यू से कम पे इन्वेस्ट हुआ है। तो क्या यहां पे 56(2)(10) लग जाएगा? आंसर इज नो, यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर किसी को मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से अंडर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, तो वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एयर इंडिया है वो टाटा को बेच दिया गया। अब टाटा ने एयर इंडिया के शेयर खरीदे, अब एयर इंडिया के शेयर है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी एयर इंडिया, और एयर इंडिया के शेयर उन्होंने मान लो कम रेट पे खरीदे, एफएमवी से कम रेट पे खरीदे, तो क्या वहां 56(2)(10) लग जाएगा? आंसर इज नो, वहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, इसी साल आया ये अमेंडमेंट,
और ये अमेंडमेंट है रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जो अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर 2021 से है एंड दिस अमेंडमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिवली। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, देखो कि अगर मान लो किसी पर्सन को कोविड हुआ था और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे किसी पर्सन को कोविड हुआ था या उसके किसी फैमिली मेंबर को कोविड हुआ था, यहां फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट रिलेटिव। डिपेंडेंट रिलेटिव में कौन कौन आएगा, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। तो असेसी जो है उसका फैमिली में कौन कौन आएगा, स्पाउस आएगा, उसके बाद चिल्ड्रन आएंगे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। मदर फादर ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो आपके लिए डिपेंडेंट है आप पे। अगर मान लो उनको कोविड हुआ और आपको क्या हुआ, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है लोगों ने डोनेशंस वगैरह किए थे, तो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए अगर मान लो किसी से कोई पैसा मिलता है, तो कितना भी पैसा मिला, वो पैसा अगर आपने कोविड ट्रीटमेंट पे इंकर कर दिया तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है मिस्टर राज, राज के घर में किसी को कोविड हुआ और उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोगों से हेल्प मांगी, लोगों ने उसको हेल्प की, तो उसको जो पैसा मिला इट इज अ गिफ्ट। तो क्या इस पे टैक्स लग जाएगा 56(2)(10) में? आंसर इज नो, वहां पे 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा। बट भैया आपका कंडीशन ये है कि वो खर्चा उसने ट्रीटमेंट, कोविड से रिलेटेड बीमारी जो है, इलनेस पे उसने खर्चा किया है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है, और डेथ कब होनी चाहिए, कि जैसे ही कोविड हुआ, उसको कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद में विद इन द 6 मंथ कोविड से रिलेटेड किसी भी इलनेस से अगर उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के टाइम पे क्या हुआ कि आपको पता रहेगा लोगों ने डेथ के टाइम पे उसके फैमिली मेंबर को हेल्प की। तो अगर मान लो किसी भी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है, जब कोविड का जो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ और वो पॉजिटिव पाया गया, उससे 6 मंथ के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए, और डेथ के बाद उसके घर वालों को लोगों ने हेल्प की। तो क्वेश्चन ये आता है फैमिली मेंबर को जो भी पैसा मिला, क्या वहां 56(2)(10) लगेगा? यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फैमिली मेंबर को पैसा उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी अमाउंट, इवन 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीस, देन इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल इन हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर। बट अगर अदर पर्सन से मिला तो उसमें एक लिमिट डाली गई, 10 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो कोविड पे अगर मान लो कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी से कुछ पैसा मिला और आपने ट्रीटमेंट पे एक्चुअली स्पेंड कर दिया, उतना एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, किसी पर्सन की डेथ हो गई और डेथ के बाद फैमिली मेंबर को लोगों ने हेल्प किया और फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है, पैसा किससे मिलता है करके, ठीक है, एम्प्लॉयर से मिला, कितना भी मिला हो करके, ठीक है, एम्प्लॉयर से मिला कितना भी मिला हो, और बाहर वालों से मिला तो उसमें 10 लाख का लिमिट है कि 10 लाख रुपए तक मिला तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर मिला तो ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीजें आप ध्यान रखोगे, एक तो आपकी जो किसी पर्सन की जो डेथ हुई कोविड से रिलेटेड इलनेस से, वो जब वो पॉजिटिव पाया गया उससे 6 मंथ के अंदर अंदर हुई, और ये जो पैसा मिला वो पैसा 12 मंथ के अंदर अंदर मिला फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ, मतलब डेथ हुई उसके 12 मंथ के अंदर अंदर ये पैसा मिला करके, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो असेट्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिलेटिव का डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक और चीज मैं बोल रहा हूं, आईएफओएस में टैक्स आपको तभी लगेगा ना जब आपकी ये 10-11 असेट आपको मिलती है। मींस इसके अलावा अगर आपको कार वगैरह मिलता है, फर्नीचर मिलता है, आईफोन 14 मिलता है, इसमें कोई भी 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा। कार वगैरह के केस में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो मैं आपको रेगुलर फास्ट ट्रैक बैच में ऑलरेडी लॉजिक्स के साथ बता चुका हूं करके। अब एक और चीज समझना सर, आईएफओएस में क्या होता है कि अगर मान लो आपको आईएफओएस में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है लो कंसिडरेशन पे, तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है अगर पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है। क्या यहां पे अगर अपन एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। जैसा आपने 50C में पढ़ा था कैपिटल गेन में, वैसा का वैसे आप वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर करा सकते हो, असेसिंग ऑफिसर कर सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बढ़ा दी तो उसको इग्नोर कर दो, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू कम कर दी तो वो वैल्यू जो है वो आप यहां पे कंसीडर कर लो। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां आईएफओएस में टैक्स तभी लगेगा जब आपको कोई असेट मिल रही है ना, वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर कोई असेट आपको मिल रही है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। मींस 56(2)(10) आपको तभी लगेगा जब जो असेट मिल रही है वो आपके लिए कैपिटल असेट है। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो 56(2)(10) नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट आपको गिफ्ट में मिली या आपने लो कंसिडरेशन पे एक्वायर कर ली और आपने अगर आईएफओएस में टैक्स भर दिया अंडर 56(2)(10) ऑन द एसडीवी या फिर एफएमवी, तो एफएमवी एसडीवी पे आपने अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भरा है, तो जो एफएमवी एसडीवी पे आपने टैक्स भरा है ना, वो एफएमवी एसडीवी आपके उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, उस असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे मान लो मेरी वाइफ ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो मेरे हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और मैं उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर में बेचता हूं तो कॉस्ट क्या लूंगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से। बट मान लो आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की,
तो आप तो मेरे रिलेटिव तो नहीं हो, वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में तो नहीं आते। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, उसकी एसडीवी पे आईएफओएस में टैक्स भरूंगा, और उस एसडीवी पे मैंने आईएफओएस में टैक्स भर दिया तो इन फ्यूचर में जब भी मैं उस एसेट को बेचूंगा तो भैया कॉस्ट क्या लेंगे, वो एसडीवी जिसपे मैंने आईएफओएस में टैक्स भरा है। और फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डेट ऑफ गिफ्ट से ही लेंगे, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो भी आपका डेट ऑफ गिफ्ट से ही रहेगा, फिर यहां पे प्रीवियस ओनर का कोई लेना देना नहीं है। या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक असेट है जो मैंने 50 लाख में खरीदा और उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 50 लाख तो मैंने खरीदने का दिया और 80 लाख का एसडीवी है, यहां डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है और एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो डिफरेंस ऑफ 30,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मी। सो बीबी सर के हाथ में यहां 30 लाख टैक्सेबल हो गया। तो एक बात बताइए, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या बनेगी, 80 लाख, बिकॉज 50 लाख आई ऑलरेडी पेड एंड ऑन 30 लाख आई ऑलरेडी पेड द टैक्सेस अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो यहां पे 80 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक और सेक्शन आती है दैट इज द 43CA। 43CA जस्ट अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन 50C। एक पता है अपन ने 50C सेक्शन पढ़ी थी कैपिटल गेन में, वहां पे क्या था कि अगर आप कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। बट वो सेक्शन कैपिटल गेन में सिर्फ कैपिटल असेट पे लगती थी, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डर के लिए क्या होगा, तो बिल्डर के लिए एक नई सेक्शन डाल रखी है 43CA, और ये 43CA क्या बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डर है और बिल्डर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और एसडीवी आपके कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो एसडीवी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम। लेकिन अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या यहां पे भी आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को जा सकता है, आंसर इज यस, जा सकता है। अब एक और चीज समझना बेटा, आपने पता है 50C में मैंने आपको यह बताया था कि एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है। तो एसडीवी में मैंने आपको वहां बोला था एसडीवी नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या ये पर्टिकुलर सिस्टम आपके यहां पे 43CA में भी लगेगा, आंसर इज यस। 43CA में भी ऐसा ही है कि नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, बट रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले बिल्डर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। अब एक और चीज समझना, अपन 56 के लिए एसडीवी कौन सी डेट की लेंगे, तो वहां पे भी ये ऑप्शन है कि 56 जो गिफ्ट वाली सेक्शन है, अगर आपको लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो वहां एसडीवी कौन सी डेट का लेना है, उसमें भी ऑप्शन है कि नॉर्मली क्या होता है आप रजिस्ट्रेशन की डेट की लीजिए, बट अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है, अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट, तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड बता दूं, 50C, 43CA एंड 56(2)(10) तीनों सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी लेने का, बट अग्रीमेंट की डेट तक कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है या रिसीव हो गया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। हियर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड, उससे अगर पेमेंट किया है तो। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, ये वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है यहां पे, उसके बाद एक सेक्शन आती है 5627B, और 5627B है, इसको बोला जाता है बेसिकली एंजल टैक्स। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सुना होगा एंजल टैक्स। ये एंजल टैक्स वाली सेक्शन क्या है, 5627B ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी, वो क्या करती है अपने शेयर इशू करती है किसी रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे, किसको, रेजिडेंट शेयर होल्डर को, और अगर इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इशू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है, तो जितना भी डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक एक एग्जांपल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लो हमारे शेयर का फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे तो 200 रुपीज है, और हमने ये शेयर इशू कितने पे किया पता है, इशू किया 500 रुपीज पे। स्टार्टअप यही करेंगे ना, 500 पे इशू करेंगे, तो भैया हमारी उस शेयर की औकात कितनी है, 200 रुपीज, बट वी आर इशूइंग एट 500 रुपीज, सो वी आर इशूइंग एट प्रीमियम। पहली चीज तो बिकॉज फेस वैल्यू इज ओनली 10, वी आर इशूइंग एट 500, तो इसका मतलब ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि यहां पे जो आपका इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस, दैट इज द 300 रुपीज, डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 200, दैट इज द 300, दैट 300 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर
अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगी कुछ केसेस में। कहां कहां पे नहीं लगेगी? सबसे पहला तो अगर कोई भी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, वो शेयर इशू करता है किसी वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनी को, या फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वाले जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको अगर कोई भी शेयर इशू होगा तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और दूसरा ये बोलते हैं कि कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स के केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी। छोटे छोटे स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। कोई छोटे छोटे स्टार्टअप मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका 10 इयर्स तक टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर अंदर है। पहली कंडीशन के उसका जो 10 इयर्स तक टर्नओवर है वो 100 करोड़ के अंदर अंदर है और वो नोटिफाइड स्टार्टअप है गवर्नमेंट से वो नोटिफाइड स्टार्टअप है, तो उनके केस में नहीं लगेगा। बट उस स्टार्टअप को और भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? सबसे पहली कंडीशन कि वो स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल जो है इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम है वो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम है वो आपका 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस स्टार्टअप का। मींस पेड अप शेयर कैपिटल एज वेल एज द लाइक इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट शुड बी अप टू 25 करोड़ रुपीस। बट गाइस 25 करोड़ रुपीस की लिमिट देखते टाइम अगर कोई भी शेयर है वो नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा। एज वेल एज वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया है वो नहीं होगा ये कंसिडर, या किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किया है। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि इंडिया की ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, एंड उस कंपनी की नेटवर्थ जो है वो लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से या तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है उसको इशू किए है, या फिर लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है उस कंपनी को इशू किए है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो आपके 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि पहली चीज तो कि भैया उस स्टार्टअप का 10 इयर्स तक इनकॉर्पोरेशन से 10 इयर्स तक टर्नओवर अप टू 100 करोड़ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस कंपनी का जो स्टार्टअप है उस स्टार्टअप का लाइक पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी अप टू 25 करोड़। बट 25 करोड़ की लिमिट देखते टाइम अगर कोई शेयर नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा, वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड को किया है वो कंसिडर नहीं होगा, किसी स्पेसिफाइड कंपनी को किया है। स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसका शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, उसका लास्ट ईयर का या तो नेटवर्थ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से लास्ट डेट पे या तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनी को शेयर इशू किए है वो 25 करोड़ की लिमिट में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे एक और कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर स्टार्टअप है ना वो नेक्स्ट 7 ईयर तक, 7 ईयर कहां से लेंगे, जिस ईयर में शेयर इशू हुए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट 7 ईयर, सो 7 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच शेयर आर इशू टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर। तो जिस ईयर में उन्होंने शेयर इशू किए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो स्टार्टअप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, मींस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का ही बिजनेस है तो वो स्टार्टअप खरीद सकता है। दूसरा वो रेसिडेंशियल के साथ में कमर्शियल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो स्टार्टअप कोई भी कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता फॉर द 7 इयर्स। लेकिन अगर मान लो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या फिर एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो खरीद सकता है, या फिर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल खरीदनी है तो खरीद सकता है। उसके बाद में वो स्टार्टअप है वो किसी को लोन और एडवांसेस नहीं दे सकता, लेकिन अगर लोन और एडवांसेस देने का ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो लोन और एडवांसेस दे सकता है। किसी और एंटिटी में वो कभी भी एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, वो शेयर और सिक्योरिटी में स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एज वेल एज कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या यॉट नहीं खरीद सकता जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। सो 10 लाख से ज्यादा वाला जो है वो मोटर व्हीकल वगैरह नहीं खरीद सकता, अप टू 10 लाख तक वो स्टार्टअप खरीद सकता है। लेकिन अगर मान लो उनका लेट आउट का बिजनेस है करके, ठीक है, या लीजिंग का बिजनेस है, हायरिंग का बिजनेस है करके, स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकता है। वो स्टार्टअप कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकता, बट ज्वेलरी का अगर एज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तो ज्वेलरी खरीद सकता है। वो स्टार्टअप कोई भी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर कलेक्शन लाइक या फिर कोई आर्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, बुलियन है, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉर द 7 ईयर। तो सिंपल सी चीज मैं बताऊं, देखो 5627B क्या बोलती है कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, पहली चीज तो ये अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो भी इशू प्राइस है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंस है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी, एक तो छोटे छोटे स्टार्टअप पे नहीं लगेगी। छोटे छोटे स्टार्टअप का मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेशन से लेके और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक उनका टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है। उसके साथ में और कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट देयर आर
सर्टेन एक्सेप्शन, वो नेक्स्ट 7 ईयर्स तक बेटा ये असेट नहीं खरीद सकते, रेसिडेंशियल हाउस नहीं खरीद सकते, कमर्शियल हाउस नहीं खरीद सकते, बट वो अगर स्टॉक इन ट्रेड है या लेट आउट का बिजनेस है तो खरीद सकते हैं। उसके बाद में लोन और एडवांसेस नहीं दे सकते, बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हैं तो चलेगा करके, ठीक है। किसी में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, किसी का शेयर एंड सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, मोटर व्हीकल 10 लाख से ज्यादा वाला नहीं खरीद सकते, बट अगर मान लो रेंटिंग का बिजनेस है, लीजिंग का बिजनेस है, फ्लाइंग का बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड है तो वो खरीद सकते हैं करके। ज्वेलरी नहीं खरीद सकते, बट ज्वेलरी का ही अगर स्टार्टअप है तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकते हैं। एक और चीज समझना, अगर मान लो अगले 7 ईयर्स में ये सब नहीं कर सकते, बट अगर वायलेशन हो गया तो क्या होगा, तो जितना पहले टैक्स नहीं लगाता एंजल टैक्स, वो जिस ईयर में वायलेशन होगा उस ईयर में टैक्स लग जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी, और उसके साथ साथ में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और माना जाएगा, और 200% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 270 ए करके। चलिए डन, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट। उसके बाद में एक पॉइंट आता है, दैट इज द 56(2)(11) करके। ये बोलता है कि अगर मान लो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का आपका टर्मिनेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन में, और आपको कहीं से कोई कंपनसेशन मिल जाता है, और वो कंपनसेशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। देखो अगर सैलरी में, जैसे मान लो आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर रहे हो, और आपको कोई कंपनसेशन न्यू एम्प्लॉयर से मिलता है या ओल्ड एम्प्लॉयर से मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। बट अगर मान लो किसी आपको थर्ड पार्टी से मिलता है और उससे अगर कोई भी पैसा मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे फॉर एन एग्जांपल आजकल मान लो बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, अब आपने क्या किया, किसी कहीं से इंश्योरेंस करा दिया कि भैया मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए, जॉब गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, अब जॉब से आपका निकाला गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दिया, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद एक और चीज समझना, सेक्शन 57 ये बोलती है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालते टाइम कुछ खर्चों के डिडक्शन आपको मिलेंगे। सर कौन कौन से खर्चों के डिडक्शन आपको यहां पे मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, अगर आपका कोई डिविडेंड है या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है, तो एक चीज समझना, उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, सिर्फ एक खर्चा अलाउ होता है इंटरेस्ट का। आपको डिविडेंड मिला या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिला, उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होगा, दैट इज द इंटरेस्ट का, जो लोन लिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपने लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट अलाउ होता है, बाकी कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। और वो इंटरेस्ट की भी लिमिट है कि डिविडेंड या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो इनकम है उसका अप टू 20% तक वो इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को डिविडेंड मिला वो 1 लाख मिला, और मैंने इंटरेस्ट पे किया वो 40,000 पे किया, तो क्या 40,000 पूरा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज नो, ओनली आपको कितना है, वो 20,000 अलाउ होगा, बिकॉज 1 लाख इज इनकम एंड 1 लाख का 20% इज 20,000। सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर में यहां इंटरेस्ट है वो 20,000 अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, बाकी एक चीज ध्यान रखना, फैमिली पेंशन के केस में फैमिली पेंशन कितना टैक्सेबल होता है, तो फैमिली पेंशन अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है, तो फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है कि एक डिडक्शन मिलता है आपका 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर। सो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 रुपीज पर एनम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाता है। और एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे फैमिली पेंशन मिल रहा है, वो कोई भी पर्सन की, अगर मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल अपने जो सेना में जो मिलिट्री में जो काम करते हैं करके, ठीक है, सैनिक, जिसकी वजह से आज अपन यहां पे आराम से पढ़ रहे हैं बिकॉज वो लोग अपने को सुरक्षित फील कराते हैं। तो वो अगर आर्म फोर्सेस के कोई भी एम्प्लॉय है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई एम्प्लॉय है और उनकी अगर मान लो वो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए और उनके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलता है, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज वेल एज एक और चीज समझना कि अगर कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको अगर परमवीर चक्र मिला था या फिर वीर चक्र मिला था या फिर महावीर चक्र मिला था, तो मैंने क्या बोला, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र मिला था और उसके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलती है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी एक्वायर्ड हो जाती है और कंपलसरी एक्विजिशन के बाद में लेट कंपनसेशन मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, एंड यहां पे 50% का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। मींस जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा सीधा फ्लैट 50% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में एनी अदर एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर अदर सोर्सेज की एक्सपेंडिचर है अदर इनकम के सामने, अगर आपके रीजनेबल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएंगे। बट कुछ एक्सपेंडिचर अदर सोर्सेज में अलाउ नहीं होते, जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा। इंडिया के बाहर अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया या फिर इंडिया के बाहर कोई सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। या फिर इंडिया में रेजिडेंट पर्सन को अगर आपने कुछ भी पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा का आपने कैश में पेमेंट किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाता है। ऐसा अपन पीजीबीपी में भी पढ़ेंगे करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे 3 केस लॉज दे रखे हैं। पहला वाला केस लॉ तो यू कैन स्किप, मोबाइल या भिकू भाई बाला भाई वाला स्किप कर सकते हो।
दूसरा एक केस लॉ है मंजू एंड कंपनी का 2011 केरला हाई कोर्ट का। ये केस लॉ में ये हुआ कि अगर मान लो ये जो बंदा था ये लॉटरी एजेंट था और लॉटरी एजेंट के पास में कोई अनसोल्ड टिकट पड़ा था और अनसोल्ड टिकट पे लॉटरी लग गई, तो लॉटरी का विनिंग का इनकम है, यू नो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट टॉपिक। 115 बीबी करके सेक्शन होती है, उसमें 30% से टैक्सेबल होता है। बट ये बोलता है कि सिंस इट वाज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और उसी लॉटरी टिकट पे मुझे लॉटरी लगा है, तो इट शुड बी टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट बिकॉज बिजनेस इनकम इज टैक्सेबल एज पर स्लैब रेट। तो क्या है स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। सो इवन आप इसको पीजीबीपी में ले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30% बिकॉज देयर इज अ स्पेशल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 बीबी एंड दिस सेक्शन सेज दैट विनिंग इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। अब एक और चीज समझना, एक वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ डॉक्टर रंजन पाई का है और मुझे ये लगता है ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। किसी शेयर होल्डर को कोई कंपनी बोनस शेयर देती है, तो क्या वहां पे 56(2)(10) माना जाएगा? क्या ये गिफ्ट माना जाएगा और आपके लिए 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज नो। यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह है कि जब भी बोनस शेयर मिलते हैं तो आपके ओरिजिनल शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। अगर 1:1 इक्वल शेयर मिले तो नियरली क्या होगा कि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी आधी रह जाएगी। तो यहां पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहां पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यहां पे कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा, तो इस केस में 56(2)(10) नहीं लगेगा। इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अमलगमेशन किसको बोलते हैं? या तो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन, या फिर दो कंपनी आपस में मिलकर और कोई तीसरी कंपनी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। लेकिन अमलगमेशन को अमलगमेशन बोलने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज है वो अमलगमेटिंग कंपनी की, वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अमलगमेटिंग कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उसमें से एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर वैल्यू वाइज शेयर होल्डर, 75% वैल्यू वाइज शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में वो अमलगमेशन माना जाएगा। अब एक बात समझना, अमलगमेशन के केस में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा। तो मैं अगर शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को क्या होगा, अमलगमेटिंग कंपनी के बदले उसको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर मिलेंगे। मींस पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो जब वो पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे, वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन जब भी फ्यूचर में आप नई कंपनी के शेयर बेचोगे, अमलगमेटेड कंपनी के शेयर बेचोगे, तो टैक्स लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? पुरानी कंपनी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? पुरानी कंपनी के शेयर से। और अगर इंडेक्सेशन होता है तो कहां से लेंगे? पुरानी कंपनी के शेयर जब खरीदे थे वहां से उसका इंडेक्सेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में क्या होगा? तो जो पुरानी कंपनी होती है वो जब भी असेट ट्रांसफर करती है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। और नई कंपनी के लिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से। अब एक और चीज समझना, जब भी अमलगमेशन होता है तो जो भी पीजीबीपी के लॉसेज है और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी के लॉसेस बट अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को छोड़ दो, बाकी कोई भी बिजनेस के लॉसेस है एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो एज इट इज न्यू कंपनी को मिल जाता है और न्यू कंपनी उसको फ्रेश 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ऐसा आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका कोई सेगमेंट टूट के और एक नई कंपनी बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया कि ये एक कंपनी थी जिसका नाम था टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड का मान लो ये एक सेगमेंट है तनिष्क ज्वेलरी वाला, उसको अलग करके और एक नई कंपनी बना देते हैं तनिष्क लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड योर डीमर्जर। अब डीमर्जर के केस में क्या होता है, जो पुरानी कंपनी है वो भी रहती है इन एग्जिस्टेंस, तो उसको बोला जाता है डीमर्ज कंपनी, और जो न्यू कंपनी बन जाती है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। अब एक बात समझना, डीमर्जर कब डीमर्जर माना जाएगा? उसमें कुछ कंडीशन है, 5 कंडीशन है, और इफ दिस 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट इज ट्रीटेड एज डीमर्जर। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि ये अंडरटेकिंग की ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए तनिष्क लिमिटेड को, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि भैया इसकी जो भी असेट है ना वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए, मींस रीवैल्यूड नहीं होना चाहिए, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन यहां पे ये है कि ये जो न्यू कंपनी बनी ना तनिष्क लिमिटेड, ये तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को ये न्यू कंपनी शेयर इशू करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट बेसिस, मान लो फॉर एन एग्जांपल दे डिसाइडेड द प्रोपोर्शन कि 5 इक्विटी शेयर आपके पास टाइटन के है तो आपको 1 इक्विटी शेयर तनिष्क का मिलेगा। तो अगर मान लो मेरे पास 50,000 है तो मुझे 10,000 मिलना चाहिए, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसका क्या होना चाहिए, शेयर इशू होने चाहिए रिजल्टिंग कंपनी के शेयर,
टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्स कंपनी। उसके बाद फोर्थ कंडीशन यह है कि एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर जो है टाइटन लिमिटेड के, वो तनिष्क के शेयर होल्डर बनने चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन यह है कि ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए। ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए, मींस गोइंग कंसर्न बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ये ट्रांसफर होना चाहिए, तभी बेटा ये डीमर्जर माना जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे ऊपर क्या बोला हुआ है कि भैया तनिष्क ज्वेलरी जो डिवीजन है इसके असेट, ऑल असेट एंड लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर होनी चाहिए, और वो कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए, बुक वैल्यू पे होनी चाहिए। लेकिन आईसीडीएस के पर्पस के लिए, नॉट आईसीडीएस, बेसिकली इंडेस पर्पस के लिए, अब इंडेस 2015 इंडेस रूल्स 2015 के एनेक्चर के हिसाब से बहुत बार क्या होता है, असेट अदर वैल्यू पे ट्रांसफर होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में चलेगा। अगर आपने इंडेस कंप्लायंस करने के लिए अगर अदर वैल्यू पे असेट को ट्रांसफर किया है तो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात समझना, अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि देखो, आप पहले टाइटन के शेयर होल्डर थे और अभी भी टाइटन के शेयर होल्डर तो हो ही हो। अब आप ही का कंपनी टूट के एक नई कंपनी बन गया तनिष्क लिमिटेड। अब आपको इस तनिष्क लिमिटेड के शेयर और मिल गए, तो जब तनिष्क लिमिटेड के शेयर आपको मिल गए तो आपके हाथ में क्या होगा? पहली चीज तो एक बात बताओ, टाइटन का शेयर तो अपने पास अभी भी है, आपको एक्स्ट्रा है वो एडिशनल तनिष्क का शेयर मिल गया, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन ये तनिष्क के शेयर है वो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो तनिष्क के शेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो तनिष्क के शेयर है वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखिए, मैंने जो टाइटन के शेयर खरीदे थे, फॉर एन एग्जाम्पल टाइटन के शेयर मैंने 10 ईयर्स अगो खरीदे थे इन द 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज में खरीदे थे। अब टाइटन करके जो कंपनी है उसी का एक सेगमेंट अलग होके एक अलग कंपनी बन गई, और मान लो इसके तनिष्क के मुझे शेयर मिल गए, 200 शेयर मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो 200 शेयर की कॉस्ट क्या होगी? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि पहले आप एक काम करिए कि आपके पास डीमर्स कंपनी के जो शेयर है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 1 लाख है। मल्टीप्लाई करिए कि ये जो डीमर्जर हुआ उसमें तनिष्क की, टाइटन की कितनी नेट असेट ट्रांसफर हुई है तनिष्क को। फॉर एन एग्जाम्पल 200 करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई है आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द 500 करोड़। मींस डीमर्जर की डेट पे फॉर एन एग्जांपल 200 करोड़ की असेट है वो ट्रांसफर हुई आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ ऑफ द टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड का टोटल नेटवर्थ है वो 500 करोड़ था, उसमें से 200 करोड़ का ट्रांसफर हो गया। तो आपका अब जो तनिष्क के शेयर मिले हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 200 करोड़ असेट डिवाइड बाय नेटवर्थ एट द टाइम ऑफ द डीमर्जर वाज 500 करोड़, तो प्रोपोर्शनेटली 40,000 रुपीज आ जाएगा। ये 40,000 रुपीज अब मुझे जो तनिष्क का शेयर मिला है ना, वो तनिष्क के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अब क्वेश्चन यहां आएगा, टाइटन का शेयर तो स्टिल मेरे पास है, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो 1 लाख में से 40,000 को लेस कर दो, 60,000 रुपीज विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द टाइटन लिमिटेड शेयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, टाइटन का डीमर्जर हुआ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल करके, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि शेयर होल्डर के हाथ में जो न्यू कंपनी का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमर्स कंपनी, पुरानी कंपनी जो है उसके शेयर की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्स कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर, और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी आएगा दैट इज treated as your cost of acquisition of demerged company share। अब ये सॉरी, cost of acquisition of resulting company share। अब आप बोलोगे cost of acquisition of demerged company के शेयर की कॉस्ट कितनी होगी? तो आप एक काम करिए, टोटल डीमर्ज कंपनी के शेयर की कॉस्ट आपके थी कितनी, उसमें से रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, तो जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारे डीमर्ज कंपनी के शेयर की कॉस्ट बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? तो देखो, अगर तनिष्क का शेयर मुझे मिला अभी है, लेकिन तो भी उसका मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा पता है? जब मैंने पुरानी टाइटन का शेयर खरीदा तो टाइटन का शेयर खरीदा था, वहां से मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा। जो तनिष्क लिमिटेड का शेयर है उसका भी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और इसका एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है कंपाइलर में, अगर आप देखेंगे तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इंडिया में मैं बता दूं, डीमर्जर भी टैक्स फ्री है, तो जब भी डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। और रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, और अगर इंडेक्सेशन होता है वो भी प्रीवियस ओनर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और मुझे लगता है इससे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहां पे अमेंडमेंट है। एक सेक्शन हुआ करती है 94 सबसेक्शन 8 दैट इज रिलेटेड टू द बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन। अब एक बात समझना, ये बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन, ये सेक्शन क्या बोलती है?
ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का या तो कोई भी यूनिट खरीदते हो, जैसे म्यूचुअल फंड यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो, या फिर किसी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो, सिक्योरिटी में जैसे शेयर्स वगैरह खरीदते हो, और वो शेयर्स वगैरह कब खरीद रहे हो, बोनस मिलने के एग्जैक्टली 3 महीने के पहले के अंदर अंदर। मीन्स ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है। बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है, जब भी कोई कंपनी है या म्यूचुअल फंड है वो बोनस देते हैं तो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है। तो ये मान लो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट है, तो इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो, सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो, और यहां पे रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिल जाती है या बोनस सिक्योरिटी, बोनस शेयर मिल जाते हैं। और आप क्या करते हो पता है, इस रिकॉर्ड डेट से नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर अंदर, नेक्स्ट 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो कि जो ओरिजिनल शेयर या यूनिट्स था ना उसको सेल कर देते हो, और बोनस शेयर्स या बोनस सिक्योरिटी है उसको हेल्ड करते हो, मींस उसको अपने पास में रखते हो। अब एक बात बताओ, जैसे ही बोनस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी, तो ओरिजिनल को बेचने से आपको लॉस होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं वो लॉस को हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, बट वो लॉस को हम क्या बना देंगे, जितनी आपकी बोनस शेयर्स या यूनिट लेफ्ट आउट है ना उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पे बेटा 4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। क्या क्या 4 चीजें, ऑल पीपल पे अटेंशन। लॉ मेकर्स बोलते हैं, जैसे पहली चीज तो यह है कि ये कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ यूनिट पे लगता था, बट बाय फाइनेंस एक्ट 2022 निर्मला सीतारमण जी मेड द अमेंडमेंट एंड नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सिक्योरिटीज ऑल्सो। इसका मतलब बोनस शेयर भी इसमें कवर हो जाएगा। अब आप मेरी तरफ देखो, इधर देखो, देखो बड़ा सिंपल है कि मान लो बोनस का ये रिकॉर्ड डेट है, ये जो है ये रिकॉर्ड डेट है बोनस का। रिकॉर्ड डेट जिस बोनस का मतलब इस दिन आपको, या तो इस दिन जो होल्डर रहता है उसको बोनस शेयर या बोनस यूनिट मिलने वाला है, ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है। इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली पीछे के 3 महीने के पहले के अंदर अंदर, 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल शेयर्स या ओरिजिनल यूनिट्स एक्वायर करते हो, और यहां पे आपको बोनस मिल जाता है। और जैसे ही बोनस मिला, रिकॉर्ड डेट से 9 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल वाला शेयर या यूनिट्स बेच देते हो, ओरिजिनल वाला शेयर्स या यूनिट बेच देते हो, एंड बोनस शेयर्स या बोनस यूनिट हेल्ड करते हो, हेल्ड करते हो, हेल्ड करते हो। तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, और वो लॉस को हम क्या बना देंगे, आपके बोनस यूनिट या बोनस शेयर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे, जो कि लेफ्ट ओवर है, मतलब जितना बचा है उसकी उस कॉस्ट बना देंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली 3 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो, ओरिजिनल शेयर या यूनिट एक्वायर करते हो। रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिलती है, और रिकॉर्ड डेट के बाद के 9 मंथ के अंदर अंदर अगर आप ओरिजिनल शेयर्स या यूनिट बेच देते हो और आप बोनस शेयर्स या यूनिट हेल्ड करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे जितना भी लॉस होगा वो तुम्हारे बोनस की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बन जाएगी। मैंने इसके लिए सफिशिएंट एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आप ये एग्जांपल 4 सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा आराम से। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक डिबेंचर है, और डिबेंचर पे मुझे पता है 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 29 दिसंबर को वो बॉन्ड्स किसी को ट्रांसफर कर दूंगा, इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा करके, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद वापस मैं खरीद लूंगा सेम रेट पे, तो इंटरेस्ट इनकम उसकी इनकम बन जाएगी। और मान लो उसको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है, कम रेट से टैक्स लगता है, तो ये प्लानिंग हो जाएगी। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि इंटरेस्ट डेट से पहले वो बॉन्ड्स या डिबेंचर को किसी को ट्रांसफर कर देता है, इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वापस रीएक्वायर कर लेता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जो मिला है ना उस पर्सन को, वो उसके हाथ में टैक्सेबल ना करके और ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल कर सकता है करके, ठीक है। On the same line, there is one more section 94(7) that is the interest stripping transaction. अब ये वाली सेक्शन आप स्किप भी कर लोगे तो भी चलेगा, बट ये है क्या, ये सेक्शन ये बोलती है कि मान लो आप क्या करते हो कि अगर मान लो आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है, यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, उससे 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर, उसके 3 मंथ के पहले के अंदर अंदर आप कोई सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो, यहां पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, और वो इंटरेस्ट अगर टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है, और इस इंटरेस्ट जब मिला, इंटरेस्ट की जो रिकॉर्ड डेट है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी सेल कर देते हो, या 9 मंथ के अंदर अंदर आप यूनिट सेल कर देते हो, और अगर वो सिक्योरिटी या यूनिट को सेल करने पे लॉस होता है तो वो लॉस
इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हुआ था, जितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हुआ था उस हद तक वो आपका क्या करना पड़ेगा, लॉस इग्नोर करना पड़ेगा। मींस उसको आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते है करके, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो तो चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टॉपिक आता है, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम्ड डिविडेंड। सबसे पहले दो तरह की कंपनी होती है, वन इज द इंडियन कंपनी एंड वन इज द फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, तो मैं बता दूं, देखो ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी, जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरेन कंपनी मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी ने कोई प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो वो फॉरेन कंपनी है, वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। तो देखो मैं बोलूंगा ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनी, बिकॉज फॉरेन कंपनी कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी अगर उसने कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब ये प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, तो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट में उनको शेयर सर्टिफिकेट, शेयर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा, एजीएम इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा, एजीएम इंडिया में होगा एंड ऑल, तो बट ऐसा होता नहीं है करके, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और मैं एक बात बताऊं, अभी आज की डेट में आपको डिविडेंड जो मिलता है ना, वो आपके लिए आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है, सीधा आप डिविडेंड को आईएफओएस में टैक्सेबल कर दीजिए करके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है? आंसर इज यस। अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसीवर, एंड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीवर एज पर नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन एक चीज समझना, आपको पता है लास्ट ईयर तक एक सेक्शन हुआ करती थी, दैट सेक्शन नंबर वाज 115 बीबीडी करके। उसमें यह लिखा होता था कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है जिसमें वो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो दैट वाज टैक्सेबल एट द रेट 15%। एक चीज समझना, वो सेक्शन हट गई है, दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल नाउ। तो आप 115 बीबीडी को आप भूल जाना, अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हो, अपन ने बुक में कवर नहीं किया क्योंकि वो हटा दिया गया है करके, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखिए कि डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है या फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, दैट इज टैक्सेबल एज पर द नॉर्मल टैक्स रेट इन हैंड्स ऑफ द रिसीवर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा? तो बेटा देखो, डिविडेंड टैक्सेबिलिटी के लिए एक सेक्शन होती है सेक्शन 8 करके, और सेक्शन 8 ये बोलती है कि अगर वो फाइनल डिविडेंड है तो फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल आपके हाथ में उस ईयर में होगा जिस ईयर में वो कंपनी उसको एजीएम में डिक्लेयर करती है। मींस कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। If it is a final dividend, then it will be taxable in hands of shareholder in the year in which company declared that dividend in the AGM. बट अगर वो डीम डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है, तो आप ये ध्यान रखना, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और पेड। सो बेसिकली मैं ये बोलूं कि देखो, फाइनल डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन द ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। बट अगर मान लो डीम डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है, जिस ईयर में आपको रिसीव होता है उस ईयर में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके आगे कॉन्सेप्ट आता है डीम डिविडेंड। अब ये डीम डिविडेंड क्या होता है? तो डीम डिविडेंड में बहुत सारी सेक्शन है, 222 ए बी सी डी एंड ई करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए की। ए को ऐसे याद रखोगे, डीम डिविडेंड ए फॉर असेट, क्या ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर असेट। 222 ए क्या बोलती है कि अगर कोई भी कंपनी है वो किसी भी शेयर होल्डर को असेट बांटती है, क्या बांटती है? असेट बांटती है। असेट बांटती है तो वो असेट की वैल्यू है वो डीम डिविडेंड मानी जाएगी उस शेयर होल्डर के हाथ में, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। जितना कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो उस प्रॉफिट में से कोई बोनस शेयर इशू कर रखे तो वो भी आपका कैपिटल माना जाए, वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस माना जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें क्या हुआ कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 10 लाख है और उसमें ऐसा दे रखा है कि 2 लाख के बोनस शेयर इशू किए हैं, तो यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट है वो टोटल आपका 12 लाख लिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 222 ए क्या बोलती है? ए फॉर असेट, कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को असेट बांटती है तो असेट बांटा तो वो शेयर होल्डर को जो असेट मिला ना वो डीम डिविडेंड माना जाएगा, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। उसके बाद 222 बी, बी का मतलब होता है कि आप एक बात समझना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस शेयर दिया या फिर किसी भी शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर को डिबेंचर दिए, वो 12 लाख के दिए, बट कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 7 लाख ही है, तो उसमें 7 लाख ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो देखिए
222A फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और टू एनी शेयर होल्डर अगर आप क्या दे रहे हो, डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रहे हो तो। उसके बाद 222C, सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। आप ये समझिए कि कंपनी क्लोज डाउन हो गई, और जब कंपनी क्लोज डाउन कब होती है, लिक्विडेशन पे। लिक्विडेशन पे अगर शेयर होल्डर को कोई भी असेट बांटी जाती है तो वो डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। एंड 222D का मतलब होता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इसको डी को आप ऐसे याद रखिए, डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी क्या करती है, 10 रुपीज को अगर 8 रुपीज पे लाके और 2 रुपीज शेयर होल्डर को वापस पे कर देती है, 2 रुपीज है वो शेयर होल्डर को दे देती है, तो यहां पे शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके और 2 रुपीज अगर शेयर होल्डर को दे दिया तो वो तुम्हारा डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अपन ने क्या पढ़ा, 222A B C D ऐसे याद कैसे रखना है, ए फॉर असेट, बी फॉर बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द एनी शेयर होल्डर। सी मतलब क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन। डी का मतलब डिक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड पे ऑफ टू द शेयर होल्डर। तो यहां पे डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अब एक और चीज समझना, जब भी यहां पे 222A में असेट बांटी जाती है, जैसे 222C में असेट बांटी जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में असेट की वैल्यू क्या लोगे, बुक वैल्यू डीम डिविडेंड मानी जाएगी या फेयर मार्केट वैल्यू? राइट आंसर इज फेयर मार्केट वैल्यू। जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं 222E एंड 222E इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन। अब एक चीज समझना, 222 ABCD और E में कुछ डिफरेंसेस है। पहले वो डिफरेंसेस की मैं बात कर लूं, तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला डिफरेंस तो यह है कि देखिए 222 ABCD में हर जगह क्या लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड और नॉट। मींस अगर कोई भी कैपिटलाइज प्रॉफिट कर लिया है वो प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन 222E में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है, यहां पे वर्ड कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा हुआ। दूसरी चीज, 222 ABCD जो है ना, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, बट 222E इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है यहां पे अनलिस्टेड कंपनी करके, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं 222E को। 222E क्या बोलती है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। 222E ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्या करती है, अपने किसी शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस दे देती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस दे देती है और उस शेयर होल्डर के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, मिस इक्विटी शेयर होल्डिंग है, तो गाइस वो लोन और एडवांस है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। वो लोन और एडवांसेस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में, बट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो मैंने क्या बोला, देखो अगर कोई भी कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जिसके पास 10% और मोर का वोटिंग पावर है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन और एडवांस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक और चीज समझना, अगर लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, लेकिन लोन और एडवांस किसी कंसर्न को दिया जाता है, कंसर्न का मतलब होता है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, उसको दिया जाता है और उसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और 20% और मोर का पीएसआर, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो अगर इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कंसर्न में और उस कंसर्न को लोन और एडवांसेस दिया, तो उस कंसर्न के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो ये लोन और एडवांसेस किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, लेकिन इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे दिया जाता है या बेनिफिट के लिए दिया जाता है, तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहां पे यूज नहीं हुआ है वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड, यहां पे यूज नहीं हुआ है। 222E में सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने क्या दे रखा है कि अगर आपने किसी कंसर्न को लोन दिया तो वो कंसर्न के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा, लेकिन यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू और आता है और कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू बोलता है कि यहां तीनों ही केस में अगर शेयर होल्डर को लोन दिया, कंसर्न को दिया या एनी पर्सन को दिया, यहां पे डीम डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में ही माना जाएगा, ऐसा एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू और आता है। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये 10% और मोर का वोटिंग पावर कब होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ द लोन। मतलब जिस दिन लोन दिया जा रहा है इस शेयर होल्डर को या कंसर्न को या किसी और पर्सन को, उस दिन इस पर्सन के पास 10% और मोर का वोटिंग पावर वाला इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए, तो ही यहां डीम डिविडेंड माना जाएगा, अदरवाइज यहां पे डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना,
सर अगर कोई कंपनी है, उसने क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दिया और शेयर होल्डर ने क्या किया, दूसरे दिन रीपे कर दिया वापस, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर मान लो शेयर होल्डर जो है वो सफिशिएंट इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो भी क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज यस, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो कुल मिला के मैं बता दूं, यहां पे डिमिंग फिक्शन है, एक बार अगर लोन दे दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब एक और चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि भैया यहां पे आपने लोन और एडवांस दिया तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, यहां तो एडवांस भी कवर है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि यहां पे ट्रेड एडवांसेस कवर नहीं है। ट्रेड एडवांसेस का मतलब होता है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे शेयर होल्डर है वो एडवांस ले लेता है कुछ कंपनी के काम के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड एडवांस। तो ट्रेड एडवांसेस यहां पे कवर नहीं होंगे। जैसे मैं दुबई गया और दुबई से मेरी कंपनी के लिए मेरे को कुछ कैमरा खरीदना था, तो दिस इज कॉल्ड, मैंने एडवांस लिया और उसी एडवांस से कैमरा कंपनी के लिए खरीद के आया, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना बेटा, 5 चीजें ऐसी है जो आपका डिविडेंड नहीं माना जाएगा, डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। सबसे पहली चीज ये कि अगर कोई भी कंपनी है उसका मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है एंड कंपनी इज गिविंग द लोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, मींस मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। मनी लेंडिंग है वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई कंपनी लोन दे रही है तो वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लो कंपनी ने लोन दिया, पहले वो डीम डिविडेंड मान लिया गया 222E में, और उसके बाद में कंपनी क्या करती है, एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है। एक्चुअल डिविडेंड जब दे रही है उस टाइम पे जो लोन है उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है एक्चुअल डिविडेंड को, तो उस पर्टिकुलर केस में वो सेटअप वाला अमाउंट फिर डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जब लोन दिया था पहले तो डीम डिविडेंड माना जा चुका है। अब कंपनी एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंड को उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है, तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर देती है तो वो भी तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में जो 222C हमने पढ़ा था, दैट इज क्लोज डाउन लिक्विडेशन, एंड 222D हमने पढ़ा था डिक्रीज इन शेयर कैपिटल, वो दोनों ही सेक्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं लगेगी। एंड उसके बाद में अगर मान लो जब भी डीमर्जर होता है, और डीमर्जर के केस में जो नई कंपनी बनती है ना, रिजल्टिंग कंपनी तनिष्क लिमिटेड, वो जब टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देती है तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 80M करके। और 80M क्या बोलती है, दैट इज द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अब एक बात समझना, अगर एक कंपनी है उसको किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो पहले वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अब यार एक बात बताओ, वो कंपनी ने उसी डिविडेंड में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो वो शेयर होल्डर के हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहां तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो इसके लिए लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, 80M करके एक डिडक्शन की सेक्शन है। ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है, लेकिन इसको पढ़ते हम यहां पे है। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल सी सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द डोमेस्टिक कंपनी। ये सेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी को कोई भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, तो देखो कहां से, एक डोमेस्टिक कंपनी है उसको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, या फिर किसी बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है, और वो जो डिविडेंड है पहले आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो। और आईएफओएस में एक ही चीज का डिडक्शन मिल सकता है, किसका, इंटरेस्ट का, एंड दैट शुड बी अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। तो आप आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो। उसके बाद में वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया, वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद में उसमें से एक डिडक्शन मिलेगा 80M का, और वो डिडक्शन कितना मिलेगा पता है, जितना इनका डिविडेंड इनकम इस बार बना है एंड जितना डिविडेंड इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है अप टू द ड्यू डेट, अप टू द ड्यू डेट। और ड्यू डेट का मतलब होता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एग्जैक्टली 1 महीना पहले, दैट इज कॉल्ड अप टू द ड्यू डेट। इन सिंपल वर्ड मैं ये बोल दूं, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीने पहले टैक्स ऑडिट होती है। तो ऑडिट की ड्यू डेट तक जितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा कंपनी को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उनको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड जो मिला, फॉरेन कंपनी से मिला, बिजनेस ट्रस्ट से मिला, पहले हम आईएफओएस में टैक्सेबल कर देंगे, उसके बाद वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा पता है, जितना डिविडेंड इनकम है
एंड जितना डिविडेंड हमने हमारी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया अप टू ड्यू डेट मींस 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सो हमारी कंपनी का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आएगा 31 अक्टूबर, तो उससे 1 मंथ पहले मींस 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो डिविडेंड, और जितना डिविडेंड इनकम हमारा है विच एवर इज लोअर है उतने का हमको एटीएम में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन है वो डिडक्शन मिल जाएगा करके। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने यहां पे दे रखा है टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अप टू 31 मार्च 2020। उससे पहले डिविडेंड के साथ क्या होता था अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में कुछ केस लॉज है। सबसे पहला क्या है, श्री रमा मल्टीटेक लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि एक जो कंपनी है वो कंपनी बेसिकली शेयर इशू करने जा रही है, और शेयर इशू करने जा रही है, और उस केस में क्या हुआ कि पहले अभी तो आजकल तो क्या होता है, कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसका जो पैसा कंपनी ले नहीं सकती। आपको पता है वो पैसा ब्लॉक होता है, सिर्फ आपके अकाउंट से जब आप आईपीओ लगाते हो तो पैसा ब्लॉक होता है, जाता नहीं है, बट पहले जाता था। तो कंपनी को पैसा मिला और स्टैट्यूटरी लॉ का रिक्वायरमेंट था कि कंपनी को उसको सेपरेट अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा, और जब भी शेयर का अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका रिफंड हो जाएगा और बाद में वो पैसा यूज कर सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, एक अलग अकाउंट में उस पैसे को पार्क कर दिया, और वो पार्क करने के बाद अब जब पैसे को अलग अकाउंट में पार्क किया उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल गया। अब कंपनी ने क्या किया, उस इंटरेस्ट को जो भी शेयर इशू एक्सपेंडिचर थे उसके सामने एडजस्ट कर लिया, शेयर इशू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट कर लिया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं, ये जो इंटरेस्ट मिला है इट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या यहां असेसिंग ऑफिसर सही है या कंपनी सही है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नो, दैट इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज यहां पे कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका इंटरेस्ट आता है, वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। यहां पे तो वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, लॉ का रिक्वायरमेंट था कि उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अलग अकाउंट में पार्क किया, और तो जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट, वो एडजस्ट हो जाएगा किसके सामने, आपके जो भी पब्लिक इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में पार्ले प्लास्टिक लिमिटेड 2011 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। सर क्वेश्चन ये आता है, अभी आपने बताया था कि अगर कोई कंपनी का मनी लैंडिंग का बिजनेस है, और मनी लैंडिंग है वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे वो डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस बोलेंगे किसको? तो यहां पे इन्होंने बोला कि दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो आपको चेक करना पड़ेगा, फैक्ट टू फैक्ट देखना पड़ेगा करके। ठीक है, हो सकता है जैसे मान लो मैं हमारे 2-3 बिजनेस है और उसमें एक मनी लेंडिंग का बिजनेस है, बट मनी लेंडिंग का बिजनेस सब्सटेंशियल पार्ट है या नहीं, तो दैट डिपेंड करेगा, वो प्रॉफिट पे डिपेंड कर सकता है, टर्नओवर पे डिपेंड कर सकता है, मैन पावर पे डिपेंड कर सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंड कर सकता है, और इन सब बेसिस पे डिपेंड करेगा। आप ऐसा फ्लैट नहीं बोल सकते कि ये सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है या नहीं मनी लेंडिंग। उसके बाद एक वीर विक्रम वेद का केस लॉ है, और ये केस लॉ ये बोलता है, इसमें हुआ क्या कि एक कंपनी ने क्या किया कि अपना जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर का प्रीमाइसेस भाड़े पे लिया, और उसका रिपेयरिंग कराया। तो डायरेक्टर का प्रीमाइसेस, डायरेक्टर शेयर होल्डर था, उसका प्रीमाइसेस भाड़े पे लिया और उसका रिपेयरिंग कराया। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये 222E में टैक्सेबल हो जाएगा? क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा कि इसमें बेनिफिट दे दिया शेयर होल्डर को और लोन और एडवांसेस दे दिया? आंसर इज नो, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा करके। ठीक है, उसके बाद एक और केस लॉ है प्रदीप कुमार मल्होत्रा, ये भी सेम ऐसा ही केस लॉ। इसमें क्या हुआ कि शेयर होल्डर जो था प्रदीप कुमार मल्होत्रा, उसने अपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी उस कंपनी को क्या किया, कुछ बेनिफिट दिया। मींस मान लो फॉर एन एग्जांपल उसने उसकी पर्सनल गारंटी दी, और पर्सनल गारंटी दी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी दी, और कंपनी ने लोन लिया, और उसके बदले क्या हुआ कि इसने कंपनी से कुछ पैसा लिया। तो कंपनी से कुछ पैसा लिया, और उस लिए लिया क्योंकि इसने कंपनी को बेनिफिट दिया था। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है, क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, यहां पे भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एडवांस और लोन इज गिवन टू द शेयर होल्डर इन रिटर्न ऑफ एडवांटेज और बेनिफिट कंफर्म ऑन द कंपनी बाय द शेयर होल्डर, same shall not be treated as deemed dividend. In the present case, advance given by company to the shareholder to permit allow to the company to mortgage the asset of the shareholder for obtaining the loan from the bank by the company. तो कंपनी को बैंक से लोन लेना था, शेयर होल्डर को बोला तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी यार मॉर्गेज कर देना, उसने मॉर्गेज कर दी और उसके लिए उसको कुछ एडवांस दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या ये डीम डिविडेंड माना जाएगा? आंसर इज नो, ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 इज रिलेटेड टू द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के केस में सर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, टैक्स ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है। लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना, कंपनी जब असेट ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर को, तो क्या कंपनी के हाथ में ये ट्रांसफर माना जाएगा?
और क्या कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो। ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इन केस ऑफ द लिक्विडेशन। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? तो एक बात समझना, एक तो हमने 222C सेक्शन पढ़ा था, और 222C क्या बोलता है? सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, मींस कंपनी का क्लोज डाउन हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है। और लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो पहले तो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। एंड उसके बाद में यहां पे कैपिटल गेन भी लगेगा। अगर शेयर होल्डर को कोई असेट मिलती है तो कैपिटल गेन भी लगेगा। लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल गेन किस पे लग रहा है? क्योंकि उसका शेयर जा रहा है ना, शेयर होल्डर का शेयर की वैल्यू है वो रेलिंक्विश हो गई, वो एक्सटिंग्विश हो गई, शेयर की आज कोई वैल्यू ही नहीं है करके, ठीक है। और लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को असेट मिलती है, तो जिस ईयर में असेट मिलती है, जिस ईयर में उसको पैसा मिलता है, उस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। अब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले शेयर होल्डर को जो मनी मिला है वो आप ले लीजिए। दूसरा, शेयर होल्डर को जो असेट मिली है उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो असेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए। जो भी टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट में से जितना ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड 222C में माना जा चुका है, जितना ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड माना जा चुका है शेयर होल्डर के हाथ में 222C में, उतना आप लेस कर दीजिए, क्योंकि उस पे ऑलरेडी टैक्स उसने IFRS में भर दिया है, तो उतना लेस कर दीजिए। बाकी जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। माइनस कर दीजिए जो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा था, तो शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो आप माइनस कर दीजिए। जो भी बचेगा दैट इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स। अब एक चीज समझना, यहां पे ये कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है। जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है, शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, उस ईयर में ये कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहां से कहां तक लोगे पता है? जब शेयर खरीदा था तब से लेकर और कंपनी लिक्विडेशन में गई उस डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे। कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन, जिस दिन कंपनी वेंट इनटू द लिक्विडेशन ऑन दैट डेट ओनली, उस दिन तक का ही आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है। अगर मान लो जैसे अनलिस्टेड कंपनी वगैरह है और इंडेक्सेशन करते हैं, तो इंडेक्सेशन आपको उस ईयर तक करना है जिस ईयर में कंपनी लिक्विडेशन में गई करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, जो असेट मिलती है शेयर होल्डर को लिक्विडेशन में, अगर फ्यूचर में वो असेट को बेचने जाता है शेयर होल्डर, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो मैं बताऊं, जो यहां फेयर मार्केट वैल्यू आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लिया था, वही फेयर मार्केट वैल्यू फिर उसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। कंपाइलर से सीधा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, वो रघु वाला क्वेश्चन है, वो अगर आप देखोगे तो आपका ये टॉपिक फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ द शेयर्स। अब एक बात समझना, बायबैक के केस में क्या होगा? तो दो चीज है। सबसे पहली चीज ये कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी के केस में, मींस अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अदर देन द शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो तो बच गया फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी अगर अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कैसे लगेगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बायबैक प्राइस आ जाएगा आपका करके, ठीक है, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर का था वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल गेन बच जाएगा। लेकिन बेटा एग्जाम में ये नहीं आने वाला, एग्जाम में आने वाला है कि अगर मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा। डोमेस्टिक कंपनी, वेदर वो शेयर आपका लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा। तो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जो भी बायबैक प्राइस होगा माइनस इशू प्राइस, इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे इस डोमेस्टिक कंपनी को 23.296% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो जो भी बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जो डिफरेंस रहेगा, ऑन दैट डिफरेंस कंपनी विल पे द टैक्स एट द रेट 20% प्लस 12% सरचार्ज ऑलवेज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज, मींस इफेक्टिवली 23.296% की रेट से उस डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक। बायबैक जिस दिन हुआ उससे 14 डेज के अंदर अंदर ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन 1034A। अब एक और चीज समझना,
सर अगर मान लो 14 डेज में टैक्स पे नहीं किया कंपनी ने तो क्या होगा, 15th डे से कंपनी को 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपनी जो है वो असेसी इन डिफॉल्ट मानी जाएगी, उस पे पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि कंपनी को बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इस डिफरेंस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। बायबैक प्राइस समझ में आता है, व्हाट अबाउट द इशू प्राइस? सर इशू प्राइस तो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। आंसर इज यस। तो इशू प्राइस से रिलेटेड यहां पे एक रूल दे रखा है, रूल नंबर 40BB करके, और 40BB रूल में बहुत सारे सब रूल है, उसमें एक एक चीज है वो अपन समझते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किया था और लोगों ने सब्सक्राइब किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में इशू प्राइस कितना लिया जाएगा? जितना कंपनी को पैसा मिला था इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शेयर है, उसका फेस वैल्यू जो था, दैट फेस वैल्यू वाज 10 रुपीज एंड उसको इशू किया था 70 रुपीज पे, इशू प्राइस 70 था बिकॉज क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम है वो 60 था, तो यहां पे इशू प्राइस कितना लिया जाएगा? 70 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 70 लिया जाएगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी बायबैक से पहले भी अगर मान लो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है, तो जितना रिटर्न कर दिया है वो आप इशू प्राइस में से लेस कर दीजिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे 70 रुपीज है वो इशू प्राइस था, बट पहले ऑलरेडी सपोज 5 रुपीज शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया था, तो अभी इशू प्राइस कितना? 65 बचा, तो 65 विल बी ट्रीटेड एज द इशू प्राइस करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में सब रूल नंबर 30 ये बोलता है कि अगर आपको कोई ईसॉप में शेयर मिलता है तो उसका इशू प्राइस क्या होगा? तो ईसॉप में शेयर मिलता है उसका इशू प्राइस होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से मींस कंपनी ने अगर ईसॉप निकाला है करे, तो ईसॉप जब दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में एंट्री क्या होती है? आपको पता रहेगा एंट्री होती है, एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कंपनी को आता है, ईसॉप एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट करके, ठीक है, और क्रेडिट क्या करते हो? शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होता है और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विच एवर इज लोअर है, वो इशू प्राइस माना जाएगा। बट मैं बता दूं यहां पे ये दोनों अमाउंट है वो 99.99% केसेस में सेम ही आने वाले हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी के लिए आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, क्योंकि कंपनी को टैक्स भरना है ऑन द बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस पे। तो इशू प्राइस क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो ईसॉप के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी ट्रीटेड एज इशू प्राइस। अब एक और चीज समझना, अगर अमलगमेशन में अगर एक पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाती है, अब नई कंपनी है वो शेयर इशू करती है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को, तो सर इसमें इशू प्राइस कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है कि पुरानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो पुरानी कंपनी को कितना पैसा मिला था, तो पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, तो आपको पर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा। अगर डीमर्जर हुआ तो जैसे डीमर्जर के केस में अपन एग्जांपल लेते हैं वो टाइटन एंड तनिष्क का, तो टाइटन ने फॉर एन एग्जांपल पहले शेयर इशू किए थे 1 लाख शेयर और उसका उनको 100 रुपीज के हिसाब से सपोज फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ मिला था। अब टाइटन का डीमर्जर हो गया, तनिष्क अलग कंपनी बन गई। अब तनिष्क लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है, टाइटन के शेयर होल्डर को ही करेगी ना। तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ शेयर इशू कर दिया, टाइटन के शेयर होल्डर को जो तनिष्क लिमिटेड ने शेयर इशू किया, तो तनिष्क लिमिटेड के जो शेयर है उसका इशू प्राइस क्या आएगा? मींस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस क्या आएगा? तो इसमें यहां उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है? आप एक काम करिए कि पुरानी कंपनी जो है टाइटन, टाइटन ने जब शेयर इशू किया था तो कितना पैसा मिला था, इशू प्राइस क्या था, वो टोटल ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय नेट असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर और डिवाइड बाय नेटवर्थ जस्ट बिफोर द डीमर्जर कितना है, वो जो अमाउंट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी, ये आएगा आपके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस। तो क्वेश्चन अब बचा कि सर डीमर्ज कंपनी जो है उसके शेयर का इशू प्राइस अब क्या बचेगा? तो डीमर्ज कंपनी को ने जब पहले शेयर इशू किए थे तो उसको कितना पैसा मिला था, वो अमाउंट लीजिए, माइनस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस कितना आया वो लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो तुम्हारे डीमर्ज कंपनी के शेयर का इशू प्राइस बच जाएगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू बता रखा है, जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो बहुत बार शेयर इशू किया जाता है किसी असेट को, असेट के बदले, जैसे असेट आ रही है और शेयर इशू हो रही है, या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू किया जाता है, तो उसका इशू प्राइस लेना है। आपको ध्यान रखना है एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी। एफएमवी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी, जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, या जो लाइबिलिटी आप सेटल कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है, वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर बहुत बार पहले डिबेंचर इशू किया था और डिबेंचर कन्वर्ट होकर उसके बदले शेयर अभी दे रहे हैं,
या फिर आपने सुना होगा पहले बॉन्ड्स इशू हुआ था, बॉन्ड्स का कन्वर्जन होकर और अब शेयर दे रहे हैं, तो वो शेयर का इशू प्राइस कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करिए, सबसे पहले कि भैया वो जो पुराना वाला तुम्हारा डिबेंचर था या जो पुराना वाला बॉन्ड्स था, पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, यू कैन से दैट करके, ये वाला, ये मैं 10वां पॉइंट अभी बता रहा हूं कि पुराना वाला डिबेंचर था, पुराना वाला जो बॉन्ड्स था उसको इशू किया था तो कितना पैसा मिला था कंपनी को, वो पैसा टोटल ले लीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो एक शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का इशू प्राइस क्या लिया जाएगा? निल। बोनस शेयर का इशू प्राइस है वो निल लिया जाएगा। और अगर मान लो यहां पे आपका बायबैक जो हो रहा है, वो बायबैक अगर मान लो डीमैट फॉर्म में जो सिक्योरिटी है उसका हो रहा है, तो इशू प्राइस कैसे दिया देखा जाएगा? फीफो मेथड पे, कि पहले कितना इशू किया था वो इशू प्राइस, उसके बाद कितना इशू किया था, उसके बाद कितना इशू किया था। मींस इन सिंपल वर्ड में बता दूं, यहां पे फीफो मेथड है वो फॉलो होगा। और एनी अदर केस में किसी में फॉल नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में, या फिर प्रोप्राइटरी कंसर्न का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में, ऐसा मैंने कैपिटल गेन में बताया था, सक्सेशन वाला सेक्शन 47 में, यू नो दैट, तो कैपिटल गेन नहीं लगता। तो प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करेगी, तो उसका इशू प्राइस कैसे लिया जाएगा? तो उसका इशू प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है? असेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने, तो वो उस शेयर का इशू प्राइस आ जाएगा। अब यहां पे असेट की वैल्यू क्या लेनी है, तो यहां पे दे रखा है, आप बुक वैल्यू ऑफ असेट ले लीजिए बैलेंस शीट में, जो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म का जो बैलेंस शीट था, जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन असेट्स की बुक वैल्यू ले लीजिए करके, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि असेट्स में आपका जो भी आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है वो आपको नहीं लेना, एज वेल एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको नहीं लेना, और लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज भी आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए। बट लाइबिलिटीज में एक चीज ध्यान रखना है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, उसके साथ साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है, अनअसर्टेन लाइबिलिटी एज वेल एज द कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो आपको नहीं लेना है। बाकी लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेनी है, तो असेट भी बुक वैल्यू पे, लाइबिलिटी भी बुक वैल्यू पे, तो असेट माइनस लाइबिलिटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं वो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। यहां पे मैं बता दूं, मैंने सबके लिए एग्जांपल दे रखे हैं, तो इसको रीड करने के बाद अगर आप ये एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इशू प्राइस कौन से केसेस में कैसे कैसे निकाला गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे जहां पे अपन वेरियस एंटिटी पे चलेंगे। तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके साथ साथ में आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है, उसके साथ में आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है, आई थिंक राइट, इसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, यस। तो ये अगले वाले रिवीजन लेक्चर में हम ट्रस्ट टॉपिक है, एक्रिएटेड इनकम तक है, वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे करके, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हर बार जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्स है वो पास है और फटाफट फटाफट पढ़ने लग जाओ और चीज़ों को लाइक बड़ा चैलेंजिंग बनाना चालू करो। आप जो भी आपके, बिकॉज क्या होता है, हर किसी का माहौल एक जैसा नहीं होता। मेरे को कल परसों कोई बोल रहा था, किसी का फोन आया, सर पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बार बार ध्यान इधर चला जाता है। ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी ऑड सिचुएशंस रहेगी जहां पे आपको लगेगा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, फिर अपने को आपको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है करके, नहीं पढ़ते हैं, लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे आज करके। ऐसा नहीं होता है। आपके पास में बहुत सारे अदर साधन अवेलेबल है जिसको देख के और जिससे आप पढ़ सकते हो। तो आपके हाथ में आपको क्या करना है, बिकॉज क्या होता है ना, इंसान, जब मैं छोटा था तो क्या होता था कि अगर लाइट चली जाती थी तो थोड़ा अपने आप में खुशी होती थी, अरे पढ़ना नहीं पड़ रहा, लाइट गई है ना, क्या फर्क, बहाना है अपने पास में, कुछ ना कुछ अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कोई चीजें है, किसी ना किसी चीज को ब्लेम करने के लिए अपने पास है करके, ठीक है। वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जितना टाइम आपको मिलता है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बिकॉज हर किसी के पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं होते। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है करके, ठीक है। उसको तो लाइब्रेरी में मिलती है फैसिलिटी, लाइब्रेरी जाता है इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आज तक जिंदगी में लाइब्रेरी नहीं गया, एक बार लाइब्रेरी जरूर गया था, उसके बाद वापस नहीं गया क्योंकि वहाँ देखा तो वहाँ तो लोग सब टाइम पास कर रहे हैं करके, ठीक है। किसी एक को जाना है वहाँ पे चाय पीने के लिए, 15 लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 1 घंटे बाद आते हैं। 1-2 दिन लाइब्रेरी गया, तीसरे दिन मैंने सोचा कि भैया हमसे यहाँ पढ़ाई ना हो पाए, हमसे तो घर पे ही पढ़ाई होएगी, तो घर पे ही फिर पढ़ना चालू किया, अपने आप को अलग से आइसोलेट कर लिया किसी रूम में और उसके साथ में पढ़ना चालू किया करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा अपने आप को पुश करो, मोटिवेट करो, एवरी डे ट्राई करो, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट होता जाए, खुश रहा करो,
मॉर्निंग में उठ के जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए इवनिंग तक, और अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरे दिन कंप्लीट होने चाहिए करके, ठीक है। और अपने आप को ऐसा डालो ना कि वो टारगेट्स जो आपने सेट किए वो कंप्लीट हो। एक बार अगर मान लो नहीं होता है तो डोंट अगला दिन उस पर मत डालो, अगले दिन वापस दूसरा टारगेट है वो कंप्लीट करो, फिर आपको अंदर से दुख होने लग जाएगा यार कंप्लीट नहीं हुआ था पहले वाला टारगेट, ठीक है। तो भैया अगला टारगेट आप पूरा सीरियसली लोगे और उसको 100% आप कंप्लीट करोगे। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर।